गवर्नर के भाषण पे बोलने का मुझे मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय गवर्नर महोदय ने 20 फरवरी 2024 को अपना भाषण किया और जून 4 को आपने उसका इफेक्ट देखा। इस भाषण में आप 85 पैराग्राफ में 16 पेज के भाषण में आप इतने मुद्दे देखेंगे, इतनी घोषणाएं देखेंगे, चाहे टेक्सटाइल पॉलिसी हो, चाहे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो, पीएम मित्र पाक हो, आवास योजना हो, ये सारे मुद्दों को आप कागज पे देखेंगे, पर आप जब जमीन पे उतरेंगे तो ये कोई भी मुद्दे या कोई भी योजनाएं आपको जमीन पे दिखेगी नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा हूं टेक्सटाइल पॉलिसी का। इस भाषण में मंत्री महोदय, सरकार कहती है कि इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल टेक्सटाइल पॉलिसी 2023-28 को इंप्लीमेंट करके सरकार 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाएगी और 5 लाख जॉब्स बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल का सबसे बड़ा भाग क्या है? पावरलूम। और देश का 50% पावरलूम महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र का 50% पावरलूम भिवंडी में। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार ने इलेक्शन को सामने रखते हुए एक घोषणा की, इसी सभागृह में की। इनके 5 लाख जॉब का मैं आज आपको उदाहरण दूंगा कि किस तरह से सरकार सिर्फ एक घोषणाओं की सरकार है। यहां पर एक लक्ष्यवेधी मैंने ली, उसके बाद टेक्सटाइल कमेटी बनी। टेक्सटाइल कमेटी के चेयरमैन सम्मान्य मंत्री भूसे साहब बने। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में घूमे। हमने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरे महाराष्ट्र में घूमकर एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट की, कैबिनेट के सामने रखी गई और वादा किया गया कि हम जो पावरलूम को सब्सिडी मिलती है उसको एडिशनल सब्सिडी देंगे। हम 27 एचपी के पावर हाउस के नीचे जो कंजम्पशन करते हैं उनको 1 रुपया और 27 एचपी के ऊपर जो कंज्यूम करते हैं उनको 75 पैसा। राणे साहब, सुनिए आपकी सरकार का कारनामा। कैबिनेट निर्णय और आचार संहिता के बीच में 2 दिन थे। कैबिनेट का निर्णय हुआ, 1 दिन पहले परिपत्रक निकला। हम लोग इतने खुश हो गए कि जो कई सरकारों ने नहीं किया, महाविकास आघाड़ी ने नहीं किया, वो महायुति की सरकार ने कर दिया। परिपत्रक लेकर हम भागे कि भाई बहुत अच्छी बात है। उसके अंदर अटी व शर्ती इतनी स्ट्रिक्ट थी कि आज उसका रिजल्ट ये है मंत्री महोदय जी कि हमारे यहाँ पे 21,100 एलिजिबल कंज्यूमर्स है और आपकी सरकार ने परिपत्रक निकालने के बाद इसका बेनिफिट कितने लोगों को दिया है? ऑन रिकॉर्ड 60। अब बताइए आप 5 लाख जॉब कैसे देंगे? 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा? योगेश सागर जी, ये बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। और इसीलिए आप जितने भी एरियाज में पावरलूम है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी और महायुति की बहुत बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि आपने जो वादा किया वो कितना खोखला था। सिर्फ घोषणाबाजी करके यहां पर इलेक्शन के बोलते ना टोक पर आकर इस तरह से स्पीकर को जीआर देके चुनाव नहीं जीते आते। लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता, उसके लिए सच्चाई लगती है। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक और उदाहरण आपको दूंगा और योगी जी इसमें आप मुझे साथ देना। टेक्सटाइल और पावरलूम को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान्य चंद्रकांत दादाजी ने एक निर्णय किया कि अब जो भी कपड़ा बनेगा सरकार खरीदेगी, वो महाराष्ट्र का बुनकर ही बुनेगा। मैं चंद्रकांत दादाजी का ऑन रिकॉर्ड धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी नीयत अच्छी है, लेकिन आपकी सरकार का अंकुश अधिकारियों पे नहीं है। दादा ने निर्णय किया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसका बहुत स्वागत किया। क्यों? क्योंकि पावरलूम इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो रही है। सबसे पहला टेंडर क्या निकला? स्कूल यूनिफॉर्म। आज यहां सबने बताया आपको, मैं स्कूल यूनिफॉर्म लाने वाला हूं योगेश जी आपके पास। अभी मैंने लैब में उसका रिपोर्ट बनाने के लिए दिया है कि कहां का कपड़ा है। यह निर्णय हुआ, चंद्रकांत दादा का बहुत धन्यवाद हमने कहा। पता नहीं कितने बुके हम ये मंत्रालय में लेके आए। चंद्रकांत दादा ने सम्मानीय एजुकेशन मिनिस्टर को एक पत्र लिखा कि आपका जो टेंडर है, आप कुछ 145 करोड़ का कपड़ा खरीद रहे हो,
इसको आप यंत्रमाग फेडरेशन को दो, सरकार की संस्था को दो। साहब, दादा और मैं परेशान हो गए एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाके। उनके मन में क्या था पता नहीं। टेंडर में पार्टिसिपेंट मैक्सिमम गुजरात और राजस्थान के थे। हमने बहुत हंगामा किया, कैसे वैसे उन लोगों ने यंत्रमाग फेडरेशन को डिस्क्वालीफाई किया। पूरे स्पेसिफिकेशन किसने बनाए? यंत्रमाग महामंडल ने। सब कुछ टेंडर कंडीशन किसने बनाए? यंत्रमाग महामंडल ने। लेकिन मैं आपको बताऊं योगेश सागर जी, हमारे प्रेशर में गुजरात और राजस्थान की कंपनी को क्वालिफाई नहीं किया, इच्चलकरंजी की एक कंपनी को किया, लेकिन कपड़ा गुजरात से आ रहा है। बन रहा किधर है? मेरे यहां पर पड़गा में। आप वो कपड़े की हालत देखेंगे ना। हम जो कपड़ा बनाते हैं महाराष्ट्र में काफी कॉटन बेस्ड होता है। इतना सिंथेटिक कपड़ा दिया है। और आज भी अगर यंत्रमाग महामंडल बनाता तो मालेगांव में, भिवंडी में, इच्चलकरंजी में, शोलापुर में, नागपुर में वो कपड़ा बनता, सब लोग बनाते और आज यूनिफॉर्म वक्त पे मिलता। लेकिन आज यूनिफॉर्म भी बच्चों को नहीं मिला और कपड़ा भी गुजरात से आ रहा है। राणे साहब, हमारे लोगों का रोजगार, हमारे रोटी, हमारा निवाला छीनकर आपकी सरकार गुजरात को दे रही है और यह सत्य है। मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूं। क्या जरूरत थी टेंडर को डिले करने की? क्या जरूरत थी कि चंद्रकांत दादा जो सीनियर मिनिस्टर है उनकी लिखी एडवाइस को बाईपास करने की? किसका दबाव था? अभी आप कैसे 5 लाख जॉब देंगे और कैसे 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाऊं? मंत्री महोदय जरा शांत बसा ना, विनंती है। अध्यक्ष महोदय, अब आते हम गवर्नर साहब की वो स्पीच पे जहां पे वो 10 मेडिकल कॉलेजेस जो है अनाउंस कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मुझे खुशी है सन्माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से फाइनली थाने को अपना मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र का हाल हेल्थ में क्या है? मंत्री महोदय जी, हमारे स्टेट का रैंक नीति आयोग के हिसाब से हेल्थ इंडेक्स में पूरे देश में 7वें नंबर पे। और हम वो राज्य हैं जो प्रोग्रेसिव स्टेट है, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, पूरे देश को दिशा देने वाला स्टेट है। और आपके बजट के अंदर हेल्थ के लिए कितना पैसा आप देते हैं? 4%। और सक्सेसिव 3 साल को लाइए आप, आपकी सरकार में हेल्थ का एक्सपेंडिचर गिरा है। और मैं आपको कहूंगा, जैसे आज जयंत पाटिल जी ने कहा, आप ये मत देखिए कि आप $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है, आप ये देखिए कि आपका ह्यूमन इंडेक्स कहां जा रहा है। मंत्री महोदय जी इशारा मत कीजिए, बोलने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ कहूंगा, अगर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसकी हालत आके देखना है तो आईजीएम अस्पताल में देखिए। मैं 4.5 साल से दौड़ के मैंने सीटी स्कैन मशीन लगवाई वहां पे, डायलिसिस सेंटर चालू कराया वहां पे। अध्यक्ष महोदय, 3 ओटी बनाए, मॉड्यूलर ओटी बनवाया, लेकिन आज स्टाफ नहीं है। और ये सिर्फ आईजीएम का हाल नहीं है, ये आपके महाराष्ट्र का हाल है। अगर आपको सन्माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना है ना तो हेल्थ का हालत देखिए। अध्यक्ष महोदय, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, डायलिसिस सेंटर है, डॉक्टर नहीं है, ओटी है पर ऑपरेशन के लिए लोग नहीं है। आईजीएम अस्पताल में सिर्फ भिवंडी शहर नहीं, पूरे ग्रामीण से लोग आते हैं और डिलीवरी होती है। अध्यक्ष महोदय, 350 डिलीवरीज है मेरे यहाँ पे, मेरे पास 2 गायनिक है। और ऐसा नहीं कि मैं पाठ पुरावा नहीं करता। मैं मुंबई महानगर पालिका में आपके साथ काम किया हूं। मुंबई शहर में हमने 5,500 करोड़ के हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, 2,500 बेड ऐड किए, इक्विपमेंट परचेस किए। लेकिन इस सरकार के सामने मैं हार रहा हूं। मैं सक्सेसिव मिनिस्टर्स के सामने बैठता हूं और हाथ जोड़ता हूं कि हमको गायनिक दीजिए। अरे आप कितनी बड़ी बात कर रहे हैं? आप 1,500 रुपए दे रहे ना मेरी बहनों को, अरे उनको एक सम्मान के साथ डिलीवरी की फैसिलिटी दीजिए। अगर आप में दम है तो महाराष्ट्र में अनाउंस कीजिए आज कि एक भी होम डिलीवरी नहीं होगी। आज मेरे भिवंडी शहर में WHO कहता है कि 25% डिलीवरी जो ना घर में होती है। कौन सा दिखावा है ये? और ऐसी कोई बात नहीं है जो सन्माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है। सन्माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कई वीसीस के ऊपर डिक्लेयर किया कि हम फील्ड हॉस्पिटल बनाएंगे, हम आईजीएम को ऐसा कर देंगे। अरे 1500 रुपए देने से नहीं होता, इज्जत दो महिलाओं को। आज डिलीवरी कैसे हो रही है? आपके पास एम्बुलेंसेस नहीं है। मुझसे पूछिए, आईसीडीएस का डेटा मैं देता हूं आपको, सिर्फ भिवंडी शहर का डेटा देता हूं। आईसीडीएस सबसे बड़ी स्कीम है ना, आपने मेल न्यूट्रिशन के ऊपर कहा है गवर्नर साहब ने। अध्यक्ष महोदय, 12,500 डिलीवरी होती है, ऐसा भिवंडी महानगर पालिका का डेटा है साल में। आपकी आईसीडीएस कितनी कवर करती है मालूम है आपको? 3,500। इतना बड़ा गैप है। अरे 1500 रुपए मत दो, सरकार की योजनाओं को दम दो, आईसीडीएस स्कीम को स्ट्रेंथन करो। लोधा जी यहां नहीं है, मैं सम्मानीय देवेंद्र जी का शुक्रिया अदा करूंगा। ये सारा डेटा लेके मैं देवेंद्र जी के पास गया। आपको मालूम है महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी का डेफिसिट कितना है? 5,700 आंगनवाड़ियां नहीं है। मेरे यहां पे 200 आंगनवाड़ियां नहीं है। 2007 से आपने इसको रीअसेस नहीं किया, आपका सेंसस का डेटा सही नहीं है। आप 1500 रुपए देकर किसी को कुछ नहीं कर सकते। आप बेसिक सुविधाएं दीजिए। आपका रैंक क्या है? आप 7वें नंबर पे हो। आपका एक्सपेंडिचर में रैंक क्या है? 28 नंबर पे है। आप महाराष्ट्र की हर महिला को कह सकते हैं कि मैं तुमको सम्मान दूंगा, मैं तुमको हेल्थ केयर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, आके देखिए हालात क्या है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा पे बात हुई, हम काफी शिक्षा के ऊपर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग के आप रैंकिंग पे जाके देखिए, महाराष्ट्र का नीति आयोग में एजुकेशन इंडेक्स में 13वां नंबर है, 13। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सिर्फ उदाहरण दूंगा भिवंडी शहर का। हमारे यहां 47 स्कूल्स है महानगर पालिका की, उसमें से 4 धोखादायक है। अभी 2 दिन पहले पटेल कंपाउंड के एक स्कूल को बंद किया गया। 200 बच्चों को कहां लेके जाएंगे महानगर पालिका को मालूम नहीं। मंत्री महोदय, 28,000 बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड में आते हैं। 10th स्टैंडर्ड में जाते आते आपको ड्रॉप आउट रेट पता है भिवंडी का क्या है? 28,000 बच्चे ऑफिशियली 10th स्टैंडर्ड क्लियर करते वक्त 650 हो जाते हैं। ये ड्रॉप आउट रेट है। अध्यक्ष महोदय, आज यहां पे स्वच्छ भारत मिशन 3 की बात की गई। अध्यक्ष महोदय, आप आके भिवंडी शहर की हालत देखिए। एक छोटा सा शहर, आप गंदगी का लेवल देखेंगे। आज मैं कई बार जाके कहा हूं कि यूडी के अंदर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनको महानगर पालिका कैसे चल रही है उसके ऊपर भी देखना चाहिए। सिर्फ रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन कैसे चेंज होते हैं वो नहीं देखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी महानगर पालिका की इतनी बुरी हालत है कि एक लिपिक जो है असिस्टेंट कमिश्नर का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, नाले सफाई नहीं, कचरा उठाना नहीं। अध्यक्ष महोदय, इतनी बुरी हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वहां पे न चीफ इंजीनियर है, न एजुकेशन ऑफिसर है, न मेडिकल हेल्थ ऑफिसर है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि हम विकसित बन रहे हैं, हम बहुत आगे जा रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं है। और मैं आपको सबसे बड़ा रीजन देना चाहूंगा कि भिवंडी के अंदर लोकसभा आप लोग क्यों हारे? नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है, कोई फायदा नहीं। रिजल्ट कुछ लोग असेंबली में बदलने वाला नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। दादा, आपका अभिनंदन किया आज मैंने। आपको मैं इसलिए जगा रहा हूं कि अगर आपके जागने से कुछ सुधार होता है तो। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी को बहुत बड़ा लॉजिस्टिक सेंटर बोला जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लॉजिस्टिक पार्क है अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे बच्चे जो इन लॉजिस्टिक पार्क में काम करते हैं ना, उनको रोबोट की तरह काम करना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इनको गिग वर्कर्स बोला जाता है। ऐसे लोग जिनके पास ना इंश्योरेंस है, ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना ही उनको लीव है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़न, नाइका ऐसे बड़े बड़े वेयरहाउस में काम करते हैं ना अध्यक्ष महोदय, उन बच्चों को मिलता है 14,000। अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, आखिरी मुद्दा है मेरा। ये जो बच्चे हैं जिनको गिग वर्कर्स बोला जाता है, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु की तरह इनके लिए जो है एक कानून बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, अगर आप लोग इन बच्चों की तरफ नहीं देखेंगे, सिर्फ भिवंडी में नहीं है अध्यक्ष महोदय, मुंबई के अंदर हर ओला चलाने वाला,
हर उबर चलाने वाला, स्विगी जोमेटो में काम करने वाला, जिम ट्रेनर का काम करने वाला, ये सब लोग जो है बुरी हालत में। अध्यक्ष दिक्कत नहीं महोदय, है, गोंडा अध्यक्ष जाना महोदय, है। इन विषयों पे आप ध्यान देंगे मुझे उम्मीद है, और आपने मुझे गवर्नर के भाषण पे बोलने दिया, इसके लिए धन्यवाद। क्योंकि दादा गोंडा होना है, फिर बोला एक बार विस्तार से टेक्सटाइल पे बोलूंगा अगर कोई लक्ष्यवेधी लगेगी या बजट पे। एक ही निवेदन है दादा, आपने कहा था कि हमारा जो सब्सिडी है, जिस तरह से मोबाइल के अंदर जो है एडिशन आता है, जैसे मोबाइल के अंदर जिसको क्या बोलते हैं रिचार्ज आता है, वैसे आएगा। मैंने अभी डेटा मालूम किया तोरेंट पावर कंपनी और MSCGCL से, हमारे भिवंडी में कंज्यूमर है 21,100 एलिजिबल फॉर सर कंज्यूमर मीटर, यंत्रमाग की बात कर रहा हूँ, एलिजिबल है। उनमें से सिर्फ 60 लोगों को बेनिफिट मिला क्योंकि ऑनलाइन की शर्त की वजह से। जी दादा, आप न्याय देंगे? नहीं अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित